अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गेट मिट विद मोहसिन गिलानी। मेरे साथ आज जो मेहमान फनकारा तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने जब भी मुलाकात की एक सरप्राइज़ दिया। पहला सरप्राइज़ ये था कि हम एक ड्रामा कर रहे थे, उस ड्रामे का नाम शायद था। तो ये अकाउंट के हवाले से कुछ चीज़ें सीख रही थी, कुछ कर रही थी और बड़ी मेहनत कर रही थी। पढ़ाकू बच्ची, छोटी सी उमरिया। उसके बाद फिर हमारी फ़ोन पे बात हुई, फिर इन्होंने मुझे एक दावत दी, एक लाहौर का बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे इनका रौब दबदबा देखा कि जब मैं खाना खाने गया तो जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया गया, तो मैं समझा कि जैसे इस पूरे खूबसूरत रेस्टोरेंट की यही मालिक है। बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल, खाना खाया, बहुत गपशप लगी अच्छी। उसके बाद तीसरा सरप्राइज़, आज ये मेरे सामने बैठी हैं मेहमान बनकर गेट मिट विद मोहसिन गिलानी में, और मैं देख देख के हैरान हूँ। ये खूबसूरत चेहरा, ये चमकती आँखें, ये मुस्कुराहट, ये बाकी बातें तो इनसे करेंगे। हमारी मेहमान है आज समा राज। अस्सलाम वालेकुम समा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम परफेक्टली फाइन। आप सुनाएं? मैं तो ठीक हूँ। ये चमक दमक, ये अच्छा जब भी मिलती है नया सरप्राइज़ देती हैं, तो आज क्या सरप्राइज़ देने वाली हैं? आज का सरप्राइज, एक तो सबसे पहले आपने मुझे देख के कहा कि इतना चेंज हो गई हो। हाँ। सबसे पहला सरप्राइज तो यही था। ये मेरे बाकी गुफ्तो शनीद के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। नहीं, आप गुफ्तगू शुरू कीजिए कि जब हमारी आप वहाँ रेस्टोरेंट में थी, आप वहाँ से आपकी एजुकेशन चल रही थी, आप अपना ड्रामे के हवाले से ड्रामा भी पढ़ रही थी, आपका मॉडलिंग की तरफ भी रुझान था, और आप सब तरफ मल्टीपल मसरूफ़ थी, और आप यूट्यूब चैनल की तरफ भी जा रही थी। बहुत कुछ सोच रखा था आपने। तो अब आप बताएंगे कि आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ती चढ़ती कहाँ पहुँच गई, गेट मिट में आ गई। जी बिल्कुल। तो ये जब स्टार्ट हुआ था तब मैं आपके साथ थी, लेकिन बीच में मैं गायब हो गई, और आज फिर अगेन आपको मिली हूँ, तो आपको बीच की कहानियाँ नहीं पता कि क्या हुआ। बीच की कहानी क्या है? जब पहले मिली और अब मिली, बीच में क्या हुआ वो बता। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जितने शौक थे ना, लाइक मैं जब अपनी एजुकेशन की तरफ थी, स्टडीज़ की तरफ थी, उस वक्त मैं सोच रही थी कि यार मुझे डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। एट द एंड आई विल डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा ट्रैक मेरे लिए बेस्ट है, और किस में मैं अपनी स्किल्स वगैरह को पॉलिश करके सामने ला सकती हूँ। तो उसमें मैंने प्रोडक्शन भी देखा, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए और डिफरेंट चीज़ें की। लेकिन राइट नाउ एज आ डिजिटल क्रिएटर मेरे अपने ब्लॉग्स हैं, अपनी एजेंसी है जिसको मैं रन कर रही हूँ, और उसमें एडवर्टाइजिंग है और डिफरेंट चीज़ें हैं, 360 सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर। और उसके साथ साथ अभी एज अ ब्रांड एम्बेसडर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में एंटर हो रही हूँ। वो तेरी खैर हो, वो तेरी खैर हो। अच्छा, एक्टिंग का क्या ख्याल है? एक्टिंग वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब स्टडीज़ थी ना, एट अ सेम टाइम मैं 2 डिग्रीज़ कर रही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में काम करूँ। ऑन एंड ऑफ चलता रहता था, कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी। ऑफर तो आपको बहुत आ रही थी जी, उन दिनों में बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ। ऐसा ही था, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि एक वक्त में एक डिग्री को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं 2 कर रही थी उस वक्त। सो उसके बाद मैंने सोचा कि यार जब तक ये काम चल रहा है, स्टडीज़ चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ काम करती रहती हूँ। जो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी मिली मैंने उसको अवेल कर लिया। उसके बाद अब आकर मेरी रिसेंटली ये कोरोना के बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना के बाद कोरोना के बाद अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा। तो देन मैंने अब प्रॉपर डिसाइड कर लिया है कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में एंटर हो जाऊंगी और काम करूंगी एज अ प्रोफेशनल वन, और उसके साथ ही अब कुछ टीवी सीरीज भी कर रही हूँ और एक्टिंग की तरफ भी आ रही हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे ड्रामों में आप जान डालने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। हमारी शॉर्ट फिल्म में परफॉर्मेंस करने को आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, आपके लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। पहले भी आपको पता है ना कि हमने वो डिस्कस किया था शॉर्ट मूवी के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने शॉर्ट मूवीज में काम भी किया है। अच्छा जी। अच्छा, हम इस चैनल पे, जहाँ बोल का हमारा सोशल मीडिया है,
इस पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं इंशाल्लाह। ये गेट मिट विद मोहसिन गिलानी, ये तो एक प्रोग्राम चलता रहेगा। तो हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, बोल खुल के बोल। उसमें एक ख़तरनाक, मतलब ज़रा खुली गुफ्तगू वाला कोई ऐसा कोई भी बोल्ड सब्जेक्ट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर ऐसी शॉर्ट फिल्म इस तरह की नहीं कि जो मुल्की हमारे हालात जा रहे हैं ना, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, तकलीफ़ हो, वो वाली बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर जिसमें हमारे उलमा भी हिस्सा लेंगे, कुछ दीनी बातें होंगी जो हम कहना शर्म महसूस करते हैं, जो आज से 30-35 साल 40 साल पहले जो लोग मस्जिद में जुमे के दिन खुतबे में नौजवानों को समझाया करते थे, वो सारी चीज़ें गायब हो गई। अब हम एक भाई दूसरे भाई से बात करते हुए, बाप बेटे से बात करते हुए, बेटा बाप से बात करते हुए झिझकता है, शर्माता है, वो बात नहीं कर। दोस्तों से बात करते हैं और वो बात कहीं से कहीं और निकल जाती है, उनको कोई और रास्ता और मिल जाता है, कोई रूप ले लेती है, रास्ता कहीं और मिल जाता है ना। क्योंकि लड़की की सबसे बेहतर दोस्त उसकी माँ है, बिल्कुल ऐसे, और लड़के का बेहतर दोस्त उसका बड़ा भाई है या बाप है। ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मौजू में कुछ मैंने सोच रखे हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि समा राज आपका असल नाम है या सिर्फ राज करने के लिए आपने ये नाम रखा? एक्चुअली मेरे बारे में बहुत फेमस है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ महफिल लूट लेती हूँ, राज करती हूँ। तो इसलिए आई एम बेसिकली फ्रॉम राजपूत फैमिली। राजपूत कुछ तो मैं तो जानू, ना, अरे मैं तो कुछ जानू राजपूत को, राव राजपूत ये सारे मैं अच्छी तरह जानू, क्योंकि हमारा उठड़ बैठड़ उन्हीं के साथ। ओके ओके, तो इसलिए फिर मैंने राजपूत से हटाकर राज कर लिया कि राज के साथ राज भी करूंगी और समा के साथ समा भी बांधूंगी। अरे क्या बात है, बहुत दूर का सोचा है तुमने। अच्छा, जब शुरू शुरू में आई थी ऐसी लगती तो नहीं थी, बड़ी खामोश सी। याद है मैंने एक तस्वीर भी बनाई थी जब सोई हुई थी, मैं लोकेशन पे शूट पर सो रही थी और आपने पिक्चर बनाकर पूरे ग्रुप में पोस्ट कर दी थी। नहीं, मैंने सबको ये बताया कि इतना काम करती है, काम है कि थक इतना जाती है काम बेचारी। करती है कि बेचारी सेट पे सो गई। तो इसीलिए सिर्फ दोस्तों में ही वो तस्वीर उन दिनों था भी ऐसा ना, 3 बजे तक आपका शूट चल रहा है, फिर सुबह अगेन आप 11-12 बजे सेट पर आ रहे हैं। रात तक भी शूट कर रहे थे, फिर सुबह से 12 बजे से कर रहे थे, और जुलाई का महीना, लाहौर, हब्स, और ऊपर से अक्लमंदों ने कूलर भी लगा दिया था जिससे और हब्स बढ़ गया था। ऐसा ही था। तो नुमान एजाज की और मेरी 2-3 दफ़ा मतलब उस बात पे डिबेट हुई है। राइट, फिर उन बातों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको फैमिली की तरफ से इजाज़त कैसे मिल गई? मैं तो परेशान हूँ इस मामले में। मेरी फैमिली मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए और बच्चों को भी उसको मेंटेन रखना चाहिए। मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मैं अपनी अम्मा के साथ हर बात शेयर करती हूँ। ये सबसे अच्छी बात है। तो वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे गाइड भी करती हैं और मैं उसको फिर फॉलो करती हूँ। तो दैट्स वाई मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। पहले वो चाहते थे कि मैं MBBS कर लूँ, डॉक्टर बन जाऊँ। तो जब इंटरमीडिएट के बाद मैंने सोचा कि यार मैं MBBS करूँ या क्या करूँ, मेरा जो कि इंटरेस्ट था वो सारा मीडिया में था। देन मैंने बात की कि मैं मैस कॉम करना चाहती हूँ, मैं फिल्म एंड ड्रामा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो करना है करो, इट्स अप टू यू, बस हमें कभी किसी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए, हमें किसी किस्म की हमारी इज्जत पे कभी कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। देखो समा राज, जब भी किसी शोबे में कहीं भी जब बेटी घर से बाहर कदम निकालती है ना, बिल्कुल, तो वो सिर्फ माँ का नहीं, बाप भाई पूरे खानदान सबके की लिए, इज्जत। पूरे ख़ानदान के लिए एक मसला होता है कि ये घर से बाहर कदम रखा है और कहीं ऐसे मोड़ पे ना आ जाए, किसी की बातों में ना आ जाए, कहीं ऐसे हालात ना हो कि ये जज्बाती सिचुएशन में कोई जज्बाती फैसला ना ऐसा ही करे। है। ऐसा होता है बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चियां कुछ करने के लिए, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब कुछ बनने के लिए घर से निकलती हैं, तो वहाँ पे मशवरे देने वाले भी बहुत होते हैं। कुछ अच्छे मशवरे भी देते हैं और कुछ बुरे ज़्यादा देने वाले होते हैं आजकल। मेरा इशारा इन्हीं की तरफ था जो ज़्यादा बुरे मशवरे देते हैं, और वो उनको कहते हैं अरे तुम तो कुछ ऐसी लड़कियां जो कुछ भी नहीं है, जिनको बोलना भी नहीं आता, तुम जाओगी यूं स्टार बन जाओगी, तुम तो यूं छा जाओगी, तुम मॉडलिंग में आ जाओ, तुम सुपरस्टार बन जाओ। तो वो लड़की जंप लगाती, वो जो शॉर्टकट जंप है ना,
जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से नीचे आता है और बहुत बुरी तरह नीचे आता है। वो शॉर्टकट जंप जो है दूसरों के लिए मिसाल क्या बनता है, वो मिसाल ये बनता है यार ये शोबिज़ खराब है, राइट। ये लोग खराब हैं, ये नहीं देखते कि जो जंप लगाने वाला आपका बंदा है, रास्ता कौन सा इख्तियार किया आपने? आपने रास्ता कौन जंप लगाया। अगर कोई आपको सब्ज बाग दिखा रहा है, आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि ये सब्ज बाग दिखा रहा है, या अगर आपको वो सचमुच आपको वो स्क्रिप्ट दे रहा है, आपसे परफॉर्मेंस ले रहा है, ये नहीं कह रहा कि आए बस आप हीरोइन बन जाएंगी, ऐसे हीरोइन कोई नहीं बनती। ऐसा ही है, और मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मैं तब बहुत बच्ची थी और ऑब्वियसली आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने वो जियो ज्वाइन किया था। बहुत छोटी सी बच्ची थी, मुझे इस तरह की बहुत ऑफर्स हो रही थी उस वक्त भी, ड्रामा में, एक्टिंग में। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं हमेशा अपने फ्लॉज को, अपनी चीज़ों को, मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। आप मुझे सब्ज बाग भी दिखाएंगे तो मुझे पता है कि क्या चीज़ मेरे अंदर है, क्या टैलेंट मेरे अंदर है और क्या नहीं है। इस चीज़ को मैंने हमेशा फॉलो किया, इस वजह से मैं अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। देखो उस वक्त जब आप काम कर रही होती थी, और आपको याद होगा कि जब हम BRB नहर पे गए थे, बेदियाँ, और वो जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिस पुल पे शहीद हुए थे, उसको जब क्रॉस करके हम वो बिल्कुल एक गांव में बैठ के उस लोकेशन में बैठे थे, रात गए काम कर रही थी, तो उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि अगर ये लड़की समझ के काम करेगी ना और इन हालात में, इन चीज़ों में नहीं आएगी तो ये कुछ बन जाएगी। और अगर ये इन्हीं हालात में, इन्हीं चीज़ों में, अब देखो ना, ये एतमाद है ना कि रात गए तक आपको फैमिली ने एक टीम के साथ भेजा हुआ है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मैं वही अपने बारे में भी यही कहना चाहूँगी, जो हमारी यूथ है, न्यू टैलेंट है, वो शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाएं, अपने आप को हमेशा देखें। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि मैं आखिर में बात करूंगा, आपने बात खुद ही शुरू कर दी, तो यकीनन ज़रूर आप अपना तजर्बा शेयर करें हमारे नौजवानों से। वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, जो तालीम छोड़ के आना चाहती हैं, जो तालीम को चाहती हैं कि भाई कुछ नहीं, बस अभी हमारे यहाँ एक गेस्ट आई थी, उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं सिंगर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर ना बनूँ। तो इस तरह की लड़कियां हैं जो जज्बाती हैं, तो उनको आप प्लीज़ कुछ बताएं, मैसेज देखें। तालीम, मेरे हवाले से जो तालीम है ना, वो इंसान का जेवर होता है, और जिसके अंदर जितना इल्म आता जाता है वो इंसान उतना सिंपल बन जाता है। अभी लास्ट नाइट में आपको बात बता रही हूँ, मैं एक इवेंट पे थी, वहाँ पहले मुझे बहुत ही इनोसेंट समझ रहे थे, लाइक इसको कुछ भी नहीं है, लल्लू राम, हाँ, इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है। उसके बाद एक तो डिस्कशंस इस तरह से हुई, तो वो कह रहे थे कि हम तो आपको बहुत इस तरह से सिंपल समझ रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा लाजमी नहीं है कि जिसको सब पता हो वो बोलता जाए। वो कहते हैं ना, खाली बर्तन ही खड़कते हैं, नहीं, शोर मतलब करते हैं। वो आपकी खामोशी को ये समझ रहे होंगे कि इसको पता कुछ नहीं है, लिहाजा ये बोल नहीं रही, और ना इसके पल्ले कुछ पड़ रहा है, हमारी बातें इसके सर से गुजर रही हैं, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि ये एक ना समझ सी लड़की है, खूबसूरत है, प्यारी है, फील्ड में आ गई, इसको क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो पता नहीं है कि इस लड़की के अंदर बम है, और एक 4 साल का एक आपका एक्सपोजर होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। और मेरा ये है, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर पक्का सहाफ़ी है, तुम इस तरह चीज़ों को नोट कर लेती हो। मैं चुप करके, आई एम अ साइलेंट वॉचर, मैं सुन रही होती हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि मेरा बोलना ज़रूरी है और ये वर्थ रखता है मेरा बोलना, वहाँ मैं बोलूँगी। अदरवाइज़ मैं चुप करके सबको सुनती रहती हूँ, सबके एक्सपीरियंस, बातें, सारी चीज़ें सुनती रहती हूँ। ये क्या हो रहा है? एट द एंड जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, उसके बाद मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। इसीलिए इन 4 सालों में मैं किसी रॉन्ग ट्रैक की तरफ नहीं गई। जितना लोगों ने सब ख्वाब दिखाए, व्हाटएवर, मैं अभी तक इन चीज़ों में इसलिए नहीं आई कि मुझे पता था कि मैं अपनी चीज़ों को, अब अगर मेरी अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं उनको पॉलिश करूँगी तो मैं एक मुकाम हासिल कर सकती हूँ। बिल्कुल से मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है उसको मैं फॉलो करूँगी, मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी। दुआएं तो ऑब्वियसली आपके साथ आपके पेरेंट्स की होती हैं, ठीक है, और अच्छे दोस्तों की भी होती हैं, अच्छे दोस्तों की होती हैं। तो मेरा एक मानना ये भी है कि लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। तो ये ट्रस्ट ना करना ना, मुझे इसके बारे में बहुत से लोगों ने, इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। एक छोटा सा इशू है, मैं उस इशू पे बात करना चाहता हूँ जी। हमारी बहस हो रही थी, आप लड़की हो इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो 16-17 साल की एज होती है एक लड़की की, अगर उस एज में
चलो हम कानूनी तौर पे भी देते हैं कि 18 साल की उम्र में जब शनाख्ती कार्ड बन जाता है कानूनी, तो उस एज में अगर लड़की की शादी हो जाती है तो वो भरपूर मोहब्बत दे सकती है अपने शौहर को, और अपने घर को संभाल सकती है, अपने ससुराल के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना सकती है, उसके जहन में कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं चलता नंद या सास के बारे में। ये मैं एक अहम बात आपसे छेड़ा, ठीक है, कि जी ये एज है जब लड़की कहते हैं कि जी नहीं अभी लड़का कुछ कर नहीं रहा, लड़के की नौकरी लगने दें, या लड़की अभी मैच्योर नहीं है। जब लड़की 24, 25, 26 साल की हो जाती है, वो 18 साल वाली वो मोहब्बत, वो एनर्जी, वो सब वो अपने ससुराल या अपने शौहर या अपनी फैमिली को नहीं दे सकती। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? वेल मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं अपने नहीं, बारे एक में तजर्बे की बात, तजर्बे की बात जो मैं देखती हूँ, जो कामयाब शादियाँ, मैं यही देखती हूँ कि देखें हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। अभी लास्ट डेज में मैं एक शो पर थी, वहाँ निशो जी मेरे साथ थी, फिल्म एक्ट्रेस, तो वो भी यही बात कर रही थी। एक बात याद रखना, जब भी किसी सीनियर का नाम लेना तो साहिबा या साहब ज़रूर लगाना। निशो जी कहा है, निशो साहिबा के। तो लास्ट डेज में मैं एक शो पे थी, रिकॉर्डिंग भी थी, तो वहाँ निशो साहिबा मेरे साथ थी, फिल्म एक्ट्रेस, तो वहाँ वो भी यही बात सेम डिस्कस कर रही थी। एक्चुअली अब वो भी हैं या जो भी है हम लोग कर रहे हैं, हमसे पहले थे, जैसे आप लोगों का एक इरादा दौर था, तो उस वक्त जब शादियाँ होती थी 18 में, 19 में, 17 में हो जाती। आजकल का जो ट्रेंड है, जब तक लड़की अपनी मास्टर्स की डिग्री नहीं ले लेती, लड़की प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं हो जाती, वो शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। एक वो भी नहीं सोचना चाहती, दूसरा उनके वालिदैन ये कहते हैं कि जी जब तक लड़का कमाऊ ना हो, कुछ बना ले, घर ना बना ले, कुछ कमा ले, कुछ इकट्ठा कर ले, तो लड़का 30 बरस का हो जाता है, 30-32 साल का हो जाता है, 24-25 साल की होती है, तो तब शादी होती है। लेकिन हमारी ये बात हो रही थी कि कामयाब शादियां वो थी जब 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, 17 साल की लड़की की जब शादी हुई है और 24-25 साल का लड़का है, तो उनकी शादियां बहुत कामयाब रही हैं। लेकिन ये 20 साल पहले की बात है। वो एक दौर और था, आज का दौर और है, तो तब के ट्रेंड को सब फॉलो कर रहे थे, आज सबको इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका रिश्ता आ जाए जी, तो आप क्या फैसला करेंगे अगर आपके घर वाले रिश्ता कर दें? तो रिश्ता भी मुल्तान से है। फिर मेरे अकॉर्डिंग किसी भी शहर से कोई भी ताल्लुक, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाती, ना ही कास्ट की तरफ, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। और मुझे अगर लगा कि वो अच्छा इंसान है और मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स को लगा कि वो परफेक्ट वन है, असल चीज़ है कि आपकी फैमिली को लगे कि एक जिम्मेदार और एक अच्छा इंसान। बट डोंट यू थिंक दैट कि समटाइम्स आपकी फैमिली, देखें सबके माँ बाप बहुत लॉयल होते हैं, अपनी औलाद को लेकर जो फैसले करते हैं वो हमेशा उनकी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ शादियाँ, कुछ रिश्ते कामयाब नहीं होते। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शादियाँ, ये रिश्ते कामयाब नहीं होते, उनमें जो असल खामी होती है वो होती है नासमझी की, कि हम ऐसे बच्चे के साथ बेटी ब्याह देते हैं जिसका मिजाज अच्छा नहीं होता या वो कमाऊ नहीं होता। वो कहते हैं कि लड़की का हुस्न जो है वो उसकी खूबसूरती है, उसका अखलाक है, और मर्द का जो हुस्न है वो उसकी कमाई है कि वो कमाना जानता हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।